या राजनीति एवं संविधान, जिसे हम अंग्रेजी वर्ड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझिए, सबसे पहले हम जानते हैं जो राजनीति है वो क्या होती है और राजनीति क्या होती है और इस राजनीति की आवश्यकता क्यों है। उसी वे में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान या संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो उसी को ध्यान में रख करके मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु नोट डाउन किए हैं, उनको एक्सप्लेन करते हुए हम इन बिंदुओं को समझते हैं राजनीति क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम एक चीज़ जानते हैं कि जो राजनीति की शुरुआत होती है वो कैसे होती है और राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो कैसे होती है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो हम एक चीज़ जानते हैं, जो राजनीति है उसकी शुरुआत जो होती है वो हम कह सकते हैं 40 लाख साल पहले हो जाती है। 40 लाख साल पहले कैसे हो जाती है, हम कह सकते हैं जब मानव की उत्पत्ति हुई थी उस समय हम कह सकते हैं कि राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी। किस प्रकार से हुई थी उसको थोड़ा समझते हैं। यानी कि मानव की उत्पत्ति 40 लाख साल पहले हुई है, तो उसी वे में हम देखते हैं कि जब मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव उस समय जो रहता था 40 लाख साल पहले वो जानवरों की तरह रहता था। इस समय के मानव को हम आदि मानव के नाम से जानते थे। और यह जो मानव होता था वो गुफाओं में रहता था, मांस अंडा खाता था, कपड़े नहीं पहनता था, दिमाग कम होता था। ये सभी विशेषताएं उस समय के मानव की थी, जो कि 40 लाख साल पहले की घटना हो रही है। लेकिन धीरे धीरे इस आदि मानव ने विकास किया, तो विकास करने के साथ साथ इसने बहुत सारे आविष्कार भी किए। तो उन आविष्कारों में देखा जाए तो क्या क्या आविष्कार किए, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने देखा कि आग का प्रयोग करना प्रारंभ किया। जब इन्होंने आग का प्रयोग प्रारंभ किया तो इन्होंने जो खाना हुआ वो खाना क्या करने लग गए, पका हुआ खाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में इन्होंने पहिए का आविष्कार किया। तो जो इनकी ज़िंदगी दूर न जा पाना, इनका बहुत दिक्कत होती थी, उस आधार पर हम देख सकते हैं कि दूर जाना भी आसान हो गया जैसे ही इन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया। उसके बाद में इन्होंने हथियार का आविष्कार किया। तो जैसे ही इन्होंने हथियार का आविष्कार कर लिया था तो हथियार से जानवरों का शिकार करना इनका जीवन जो है वो आसान हो गया था। उसी प्रकार से पालतू जानवर का इन्होंने पालतू जानवर प्रारंभ कर दिया, तो उससे और जीवन और आसान हो गया, जैसे कि मान सकते हैं बफेलो वगैरह। ठीक है, इस आधार पर हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिए, जब आदि मानव का विकास होता है तो उसी वे में हम देख सकते हैं कि स्थायी निवास यह लोग प्रारंभ कर देते हैं, सोचना प्रारंभ कर देते हैं, सभ्य जीवन या सभ्य तरीके से रहना प्रारंभ कर देते हैं। सभ्य तरीके से मानव जब रहना प्रारंभ करता है तो ये जो घटना होती है वो 5000 साल पहले की होती है। यानी 5000 साल पहले मानव ने सभ्य तरीके से रहना प्रारंभ किया था। तो इसका मतलब यह है, सभ्य तरीके से मतलब ये होता है कि खेती करना प्रारंभ कर दिया था, घर बनाना शुरू कर दिया था, कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। ये सभी घटनाएं इस आधार पर चलती रहती हैं। लेकिन जैसे ही आगे जब मानव एक साथ रहना शुरू करता है तो एक साथ रहने से क्या होता है, एक समूह बनता है, जिसे हम गांव कह सकते हैं, जिसे हम शहर कह सकते हैं, जिसे हम राज्य कह सकते हैं, जिसे हम देश कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहीं से हम लेते हैं जो हमारे सामने आता है राजनीति, कि राजनीति की ज़रूरत क्यों। तो राजनीति की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर कोई देश है, अगर कोई राज्य है, इनको चलाने के लिए हमें किसी न किसी एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं राजनीति की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि राजनीति और संविधान हम दोनों शब्दों को एक साथ में लिख करके इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसी वे में हम समझते हैं कि राजनीति की जो ज़रूरत पड़ती है वो हमारे लिए, हमारे सामने जो शब्द मिलते हैं वो मिलते हैं हमें, यानी कि राज्य या देश को चलाने के लिए पड़ती है, राज्य या देश को चलाने के लिए पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि जो राजनीति है या राज्य व्यवस्था है, मैं दोनों को इसी में से निकाल ले रहा हूँ। तो हमारे सामने बात ये बनती है कि जो राज्य होता है या देश होता है वो क्या होता है। तो राज्य या देश की अगर परिभाषा हम क्रिएट करें तो क्या बन सकती है, तो हम देख सकते हैं अगर कोई राज्य होगा तो उस राज्य के पास में क्या होगा, एक क्षेत्रफल होगा, राइट। और उस क्षेत्रफल पर उस राज्य में या उस देश में क्या होगी, जनसंख्या होगी, राइट। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि इस जनसंख्या को मतलब सिक्योरिटी देने के लिए या इस जनसंख्या को सुरक्षा देने के लिए क्या होगी, एक सरकार होगी,
गवर्नमेंट होगी, और इस सरकार के पास में क्या होगी, एक संप्रभुता होगी। संप्रभुता होगी। संप्रभुता का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सरकार कोई भी निर्णय ले पा रही है या नहीं ले पा रही है, उसके संबंध में ये बात कही जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आप समझिए कि इस प्रकार से ये 4 बिंदुओं से एक देश या एक राज्य का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझिए, मैंने यहाँ पर भी यही बताया है कि आदि मानव ने आधुनिक मानव से किस प्रकार से विकास किया है और किस प्रकार से उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, उस आधार पर वो डेवलप करता चला गया है। तो उसी में ही हमने शब्द दिया यहाँ पर राजनीति अर्थात राजव्यवस्था। तो राजनीति या राजव्यवस्था एक ही बात कह सकते हो आप। तो उसी आधार पर हम समझते हैं यहाँ पर राजव्यवस्था के बारे में। उसके बाद में फिर इस बिंदुओं पर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझिए, इसमें हमारे सामने जो राजव्यवस्था है, जिसे हम अंग्रेजी मीनिंग पॉलिटी के नाम से जानते हैं, तो पॉलिटी जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, इसी को हम इससे रिलेट करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझिए, जो राज है और एक इसमें एक शब्द है व्यवस्था। राज व्यवस्था हम कहते हैं ना, इसको बोल रहे हैं। तो राज और व्यवस्था, इन 2 शब्दों से राज व्यवस्था का निर्माण हुआ है। तो राज का जो मतलब होता है यहाँ पर, वो है प्रशासन से। प्यारे बच्चों, किससे है? प्रशासन से। और व्यवस्था का जो मतलब होता है, वो होता है एक तरीका। क्या होता है? तरीका। या व्यवस्था को हम यहाँ पर सिस्टम के नाम से भी, है ना, इंडिकेट कर सकते हैं। सिस्टम होता है। और जो प्रशासन होता है, इसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पीओन से लेकर के पीएम तक की घटना, पीएम तक का जो सिस्टम होता है, उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? राज्य व्यवस्था के अंतर रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो राज्य व्यवस्था होती है, ये जो प्रशासन होता है, ये प्रशासन पीओन से लेकर के पीएम तक चलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक तरीके से चलता है, और उस तरीके को या उस सिस्टम को हम कहते हैं लॉ या विधि या कानून। क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। यानी कि जो प्रशासन होता है, वो एक तरीके से या एक सिस्टम से चलता है, और उस सिस्टम के तरीके को हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक हम लॉ में या विधि में या कानून में बांधते हैं। तो उस कानून को हम क्या कहते हैं? उस कानून को अगर देखा जाए तो कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संविधान। तो आप इस बात को समझिए, हमारे सामने यहाँ पर मैंने एक राजनीति शब्द भी दिया है। तो प्यारे बच्चों, इस संविधान का राजनीति से भी इंडिकेट करके इसको समझ लेते हैं कि जो राजनीति है, राजनीति, राजनीति, राइट। तो एक शब्द क्या है इसमें? राज है, और एक शब्द क्या है? नीति है। तो प्यारे बच्चों, जो नीति होती है, वो नीति बनाई जाती है किसके तहत? संविधान के तहत। किसके लिए बनाई जाती है? राज्य के लिए। तो प्यारे बच्चों, जो ये संविधान है या राजनीति है, वो कहाँ पर की जाती है या इसकी शुरुआत कहाँ पर होती है? तो एक देश में होती है, एक राज्य में होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक राज्य या देश को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? संविधान की ज़रूरत पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, आपको यह स्पष्टता मिल चुकी होगी कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों हुई है। यानी कि किसी देश को चलाने के लिए जिन नियम या कानूनों की आवश्यकता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, या उस जो किताब होती है, उस किताब को हम संविधान का नाम देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ इसमें हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इस प्रकार से हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? एक देश को चलाने के लिए। तो हम इसमें समझते हैं आगे कि अगर कोई देश चल रहा है तो संविधान से चल रहा है। तो हमारा जो संविधान है ना, वो क्या है? तो कुछ संविधान की हम परिभाषाएं देखते हैं, उसके बाद में हम समझते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ भारत में और किस प्रकार से संविधान भारत में काम कर रहा है, उसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, हमें एक चीज़ पता है कि जो संविधान है ना, इसकी परिभाषा हमें बनानी है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन शब्द अंग्रेजी मिल रहा है हमको, और संविधान हमें हिंदी शब्द मिल रहा है। तो संविधान की अगर हम परिभाषा बनाएं तो हम इसी से बना सकते हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद देश समधन विधान, समधन विधान। तो प्यारे बच्चों, जो सम शब्द जहाँ पर आ रहा है वो है समान है विधान, समान है विधान। यानी कि समान है विधान। विधान शब्द का जो मतलब है वो है यहाँ पर
कानून से। किससे मतलब है प्यारे बच्चों? कानून से। यानी सभी के लिए जो कानून बराबर है या समान है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, या उसी पुस्तक को हम क्या नाम देते हैं? संविधान नाम देते हैं। अब ये जो पुस्तक होती है वो क्या है? वो है कानूनों का समूह। क्या है? कानूनों का समूह, ग्रुप्स ऑफ लॉ है, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं संविधान, अगर हिंदी वर्ड से अगर इसकी परिभाषा बनाते हैं तो हिंदी वर्ड से आप परिभाषा बना सकते हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यानी कि संविधान क्या है? एक लिखित मसौदा है जो क्या करता है? जो किसी देश को संचालित करने में सहायता करता है। संविधान एक लिखित मसौदा है जो किसी देश को चलाने में सहायता करता है, ठीक है। ऐसे हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं अंग्रेजी वर्ड से इसकी परिभाषा क्या बन सकती है। तो प्यारे बच्चों, जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द दिया गया है यहाँ पर, इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है कॉन्स्टिट्यूट शब्द से। कॉन्स्टिट्यूट शब्द से। और जो कॉन्स्टिट्यूट शब्द है प्यारे बच्चों, वो है ग्रीक भाषा का। किसका है? ग्रीक भाषा का। कॉन्स्टिट्यूट जो शब्द है प्यारे बच्चों, इसका जो अर्थ होता है वो होता है, हम कह सकते हैं, प्रशासन को चलाने का समूह। प्रशासन को चलाने वाला सिद्धांत। प्रशासन को चलाने वाला सिद्धांत या समूह या कानून, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा एक अंग्रेजी वर्ड है, उसकी उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है, तो जो कि ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ होता है प्रशासन को चलाने वाला सिद्धांत। तो प्रशासन को चलाने के लिए जिन सिद्धांतों या नियमों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? संविधान का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी में भी हम आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के अंतर्गत तुम देखोगे तो हमारे सामने, मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा ये है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को, है ना, बनकर तैयार हो गया था। यानी कि अंगीकृत किया था, संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझिए, 26 नवंबर को, और हमारा संविधान जो अप्लाई किया गया है वो 26 जनवरी को अप्लाई किया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था पूरे भारत में। तो हमने 1949 से लेकर के 1950, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान की जो जर्नी है वो क्या है, उसको आज हम इसके अंतर्गत समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे जो संविधान है, जो हमारे संविधान का निर्माण है, उसमें जो रोल निभाया है वो किसने निभाया? अधिकतर जो निभाया है रोल वो किसने निभाया है? अंग्रेज़ों ने निभाया है। तो अगर अंग्रेज़ों ने निभाया है तो हमें अंग्रेज़ों के बारे में जानना होगा। उसके तहत ही हम क्या करेंगे? भारतीय संविधान के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं आज इसमें कि भारतीय संविधान की जर्नी जो रही है वो किस प्रकार से एक यह संविधान बनकर तैयार हुआ है, उसको समझते हैं। तो आप समझिए, इसमें सबसे पहला हम पॉइंट ध्यान रखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा संविधान है वो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ों की आने से प्रारंभ होता है। अंग्रेज़ों के आने से प्रारंभ होता है। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि फर्स्ट अंग्रेज जो इंडिया में आया था, यानी प्रथम अंग्रेज जो इंडिया में आया था, तो अब ध्यान रखना वो अंग्रेज भी कौन से थे? ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश अंग्रेज जो आए थे सबसे पहले, उनमें से पहला कौन सा व्यक्ति था? तो 1599 में सबसे पहले जो व्यक्ति आया था उसका नाम था जॉन मिडेनहाल। जॉन मिडेनहाल जो था, यह सबसे पहले इंडिया में 1599 में आया था। ध्यान रखना है, प्रथम अंग्रेज, ब्रिटिश अंग्रेज जो भारत में आया, उसका नाम क्या है? जॉन मिडेनहाल है। प्यारे बच्चों, यहीं पर एक घटना घटित होती है ब्रिटिश में, यानी ब्रिटेन में क्या घटना घटित होती है? 31 दिसंबर सन 1600 को एक कंपनी की स्थापना की जाती है जिसे हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी। इन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम उस समय वहाँ पर महारानी थी, उनके कहे अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है पूर्व के देशों के साथ
15 वर्ष के व्यापार के लिए, 15 वर्ष के व्यापार करने के उद्देश्य से क्या होता है, इसकी स्थापना की जाती है ना। लंदन से अगर देखेंगे तो पूर्व के देशों के साथ में, मतलब भारत के साथ म्यांमार, है ना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सभी क्या हैं, इनके पूर्व के देश कहलाएंगे। तो इन देशों के साथ में व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बस आपको यही समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना की जाती है उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। प्यारे बच्चों, इस बात को आगे समझते हैं कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है उस समय भारत पर शासन कौन कर रहा था, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो भारत का जो शासन था उस समय वो था अकबर। कौन था? भारत का जो शासन कर रहा था भारत पर, वो कर रहा था अकबर। क्योंकि अकबर का जो कार्यकाल रहता है वो 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अकबर उस समय भारत का शासक था, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्यारे बच्चों, एलिजाबेथ प्रथम ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकृति दी थी, स्थापना नहीं की थी। एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के देशों के साथ में 15 वर्ष के व्यापार करने के उद्देश्य से इसको स्वीकृति दी थी। तो इसका मतलब यह होगा कि स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कोई और हैं। तो इसकी जो स्थापना की है वो किसने की है? तो दो व्यक्ति हैं, एक है जॉर्ज वाइट और एक है जॉन वॉट्स। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? एक का नाम जॉर्ज वाइट है, एक का नाम जॉन वॉट्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जब इंडिया में आती है, तो इंडिया में आने से पहले आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर के बारे में। तो समझिएगा, इसमें सबसे पहले आप ये जानिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वास्तविक नाम था, एक्चुअल में नाम था, वो क्या था? वास्तविक नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वास्तविक नाम था वो आप नोट कर लीजिएगा, द गवर्नर एंड द कंपनी, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ऑफ द ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज, ऑफ द ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज, ये इसका फुल फॉर्म था। यानी कि इसका पूरा या वास्तविक नाम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो ध्यान रखना है, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ऑफ द ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज, ये इसका फुल फॉर्म था। यानी इसका पूरा नाम जो है, एक्चुअल नाम क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है प्यारे बच्चों, इसको देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा था, है ना, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, स्ट्रक्चर कैसा था, राइट। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक जो संस्थापक हैं वो कौन है? जॉर्ज वाइट है और जॉन वॉट्स हैं, ठीक है, वास्तविक संस्थापक। और महारानी एलिजाबेथ क्या कर रही हैं? इसको स्वीकृति दे रही हैं पूर्व के देशों के साथ में 15 वर्ष के व्यापार करने के लिए। उस समय यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो आपको ध्यान रखना, अकबर था। यानी अकबर उस समय शासन कर रहा था। तो हम आगे ही कंटिन्यू करते हैं इसी में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, इसका जो ढांचा था वो कैसा था? तो प्यारे बच्चों, इसका ढांचा हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो इसके अंतर्गत रहता है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं COP, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो होता था वो कंपनी का स्वत्वधारी मंडल होता था, स्वत्वधारी मंडल। और एक प्यारे बच्चों जो इसका स्ट्रक्चर था दूसरा, वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। प्यारे बच्चों, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं COD, राइट। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था इसको हम हिंदी में कह सकते हैं निदेशक मंडल। प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, निदेशक मंडल। जो स्वत्वधारी मंडल होता था प्यारे बच्चों, ये क्या था, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये कंपनी के मालिकों का समूह था। कंपनी के मालिकों का समूह जो क्या करते थे, जो 25 सदस्यों का निदेशक मंडल नियुक्त करते थे। 25 सदस्यों वाला एक निदेशक मंडल को बनाते थे। 25 सदस्यों वाला COD बनाते थे। तो प्यारे बच्चों, इन 25 सदस्यों में जो निदेशक मंडल होते थे वो किस प्रकार से होते थे उसको थोड़ा समझिए। तो हम समझते हैं इन 25 सदस्यों में जो एक होता था इसमें निदेशक मंडल में, वो होता था कंपनी का गवर्नर, जिसे हम राज्यपाल कहते थे। एक होता था डिप्टी गवर्नर, जिसे हम उपराज्यपाल कहते थे। और एक होता, और अन्य जो भी सदस्य होते थे वो मतलब 23 जो सदस्य होते थे वो इसके सहायक होते थे। इन सभी व्यक्तियों के, इनके गवर्नर के और उप गवर्नर इनके डिप्टी गवर्नर के, इनके सहायक हुआ करते थे निदेशक मंडल के अंतर्गत। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंपनी के अंतर्गत गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का पद सृजित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था COP के द्वारा, ठीक है, यानी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के द्वारा, यानी स्वत्वधारी मंडल के द्वारा, जो कि कंपनी के मालिकों का समूह होता था। तो इस प्रकार से कंपनी क्या करती है, पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करने के लिए अब आती है। तो किस प्रकार से आती है उसको थोड़ा समझते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में प्रवेश करती है, तो हम इंडिया को ही चूँकि पर्टिकुलर ध्यान में रखना है। तो इंडिया में जब आती है तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है। तो प्यारे बच्चों, कैप्टन हॉकिंस उस समय कंपनी का कौन होता था, गवर्नर हुआ करता था। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि प्रथम गवर्नर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था भारत में आया, उसका नाम क्या है, तो कैप्टन हॉकिंस है। ठीक है, ध्यान रखना कौन है, कैप्टन हॉकिंस है। तो प्यारे बच्चों, कैप्टन हॉकिंस के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। ये कैप्टन हॉकिंस जो है इंडिया में किस प्रकार से व्यापार करता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस जब इंडिया में आया था, यानी कि मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, उस समय भारत का शासक कौन था या मुगल बादशाह कौन था, तो ध्यान रखना है उस समय मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर था। कौन था, जहांगीर था। जहांगीर का जो टाइमिंग रहता है वो कितना रहता है, 1605 से लेकर के 27 के मध्य में रहता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। तो अब यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस क्या क्या काम करता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस ने क्या क्या काम किए हैं यहाँ पर। कैप्टन हॉकिंस ने सबसे पहले इस जहांगीर के दरबार में जाता है, और जहांगीर के दरबार में जाने के बाद में यहाँ पर यानी भारत में व्यापारिक एकाधिकार की मांग करता है। व्यापारिक एकाधिकार की मांग करता है। तो उस समय व्यापारिक एकाधिकार की मांग को ये जहांगीर जो है खारिज कर देता है। तो यहाँ पर कंडीशन ये रहती है कि 1611 में ये लोग क्या करते हैं, मूसलीपत्तनम में एक अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसके नेतृत्व में कर रहे हैं, तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जहांगीर क्या करता है, इस कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक एकाधिकार दे देता है इंडिया में। तो व्यापारिक एकाधिकार देने के बाद में कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया, 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में स्थापना करता है। जो कि यह कैसी, सूरत में जब स्थापना करता है तो यह कैसी फैक्ट्री होती है, स्थायी फैक्ट्री होती है। यानी कि एक्चुअल में हम बात करें कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की और सर्वप्रथम कहाँ पर हुई, तो आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम इन्होंने सूरत में 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसके बाद हम बात करते हैं, और जबकि आपसे अगर बात करें कि अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कब हुई है, तो मूसलीपत्तनम में हुई है, जो कि अस्थायी थी 1611 में, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद में हमारे सामने 1615 में, ठीक है,
1615 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका गवर्नर चेंज हो जाता है, और गवर्नर चेंज होने के बाद में आता है टॉमस मुनरो गवर्नर बन करके आता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके गवर्नर जो हैं वो चेंज होते रहते हैं और भारत में व्यापार एकाधिकार को बढ़ाते रहते हैं, और वो लोग व्यापार करते रहते हैं। व्यापार में बहुत सारा प्रॉफिट होता है उनको। जब बहुत सारा प्रॉफिट होता है तो धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, भारत पर सोचती है कब्जा करने के लिए। तो किस प्रकार से भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास होता है उसको हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझिए इस बात को कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जब इन्होंने सूरत में स्थायी फैक्ट्री स्थापित कर दी और इनके गवर्नर जो हैं वो चेंज होते रहे और लगातार काम करते रहे, तो एक गवर्नर उसी समय आता है, हम कह सकते हैं यानी कि 1757 के समथिंग एक गवर्नर बनता है जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम है? लॉर्ड क्लाइव। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर 1757 में, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, 1757 में एक घटना घटित होती है। जो घटना क्या होती है, वो होती है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध, राइट। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था, तो अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था, तो बैटल ऑफ प्लासी ही था। तो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो किसके मध्य में हुआ था, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से किसने भाग लिया था, तो वो भाग लिया था लॉर्ड क्लाइव ने, राइट। और यह युद्ध प्लासी में हो रहा है और प्लासी नामक जगह है वो बंगाल में है, तो हम कह सकते हैं बंगाल के साथ हुआ था। तो उस समय जो बंगाल का शासक था वो कौन था, तो वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था, इस लॉर्ड क्लाइव ने इस सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हरा दिया था। हरा कैसे दिया था, तो इसका एक सेनापति हुआ करता था उस समय, सेनापति था मीर कासिम। इस मीर कासिम को इसने अपनी तरफ मिला लिया था। जब सेनापति किसी की तरफ पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिक वो राज्य है वो हार ही जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। और जो कंपनी के मामले थे, कंपनी केवल यहाँ पर क्या करती थी, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त कर लिया। इसके साथ साथ कंपनी ने यहाँ पर राजनीतिक जो घटनाएं थी वो भी इन्होंने क्या कर ली, अपने आप में एडजस्ट कर ली। तो प्यारे बच्चों, आप इसको समझिए, इन्होंने लॉर्ड क्लाइव ने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया 1757 में, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ही टर्निंग पॉइंट होता है अंग्रेजों के लिए। टर्निंग पॉइंट क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या होता है उसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों समझिए, 1757 में जब प्लासी का युद्ध जीत लिया जाता है तो लॉर्ड क्लाइव क्या होता है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम को बनाता है। और मीर कासिम से कहता है कि तुम क्या करोगे, यानी कि जो व्यापार मतलब जो ट्रेड होता था, यानी राजस्व होता था, ऐसे मानो आप, राजस्व जो रेवेन्यू होता था, उस रेवेन्यू को कौन वसूलेगा, ये लॉर्ड क्लाइव वसूलेगा। और जो लोकल रेवेन्यू होगा, जो लोकल राजस्व होगा उसे कौन वसूलेगा, वो वसूलेगा मीर कासिम। ऐसा इन्होंने बना दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस लोकल में से भी 81% कह सकते हो, 81% जो है वो किसको देगा, वो कंपनी को राजस्व वसूल के देगा। और जो बचा हुआ 90% होगा वो केवल क्या करेगा, ये मीर कासिम अपने पास रखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो लॉर्ड क्लाइव था, जब बंगाल पर इसने धीरे धीरे कब्जा किया, तो उस समय जो मीर कासिम था, जब बंगाल का नवाब तो बना दिया गया था, लेकिन नाम का नवाब बनाया था, है ना। और यहाँ पर केवल क्या किया था इन्होंने, लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ पर अपना शासन प्रारंभ कर दिया था धीरे धीरे, लेकिन एकदम में अपने हैंडओवर नहीं लिया था। किसको हैंडओवर कर दिया था, मीर कासिम के। और मीर कासिम के बाद में एक और युद्ध होता है, उसके बाद में यह क्या करता है, इसको पूर्ण रूप से ले लेता है, बंगाल के शासन को अपने अधीन। तो 1764 में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध होता है
जो बक्सर का युद्ध होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1764 में। बक्सर युद्ध कब होता है? 1764 में। जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा समझना है ये किस किस के मध्य में होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझिए। यह होता है लॉर्ड क्लाइव यानी अंग्रेज़ों के मध्य में होता है, अंग्रेज़ों के मध्य में होता है। अंग्रेज़ों की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करता है? तो उस समय लॉर्ड क्लाइव तो क्या था, कंपनी का गवर्नर हुआ करता ही था लॉर्ड क्लाइव, लेकिन लॉर्ड क्लाइव का उस समय सेनापति हुआ करता था अंग्रेज़ों की तरफ से, वो था हेक्टर मुंडो। कौन था प्यारे बच्चों? हेक्टर मुंडो हुआ करता था। ठीक है, तो सेनापति हेक्टर मुंडो था। और इस तरफ बक्सर के युद्ध में इस तरफ कौन कौन से थे, तो ध्यान रखना है आपको। एक तो इस तरफ अवध का नवाब था, अवध का नवाब था, और दूसरा व्यक्ति था मुग़ल बादशाह, मुग़ल बादशाह था, और तीसरा व्यक्ति था बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। ठीक है, तो इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के या इनकी सेनाओं ने मिलकर के इन अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध लड़ा था, जिसमें भी इस हेक्टर मुंडो ने या अंग्रेज़ों ने जीत दर्ज की थी और ये लोग हार गए थे। तो हार गए थे, इसके बाद में हम कह सकते हैं कंपनी का शासन बंगाल में स्थापित हो जाता है और इन लोगों के मध्य में संधि हो जाती है। किन के मध्य में? अवध के नवाब के मध्य में और मुग़ल बादशाह के मध्य में। तो प्यारे बच्चों, जब बंगाल पर ये बंगाल का नवाब का पद समाप्त कर देते हैं और कंपनी का शासन स्थापित कर देते हैं, तो प्यारे बच्चों आप इस बात को समझिए। तो उसके बाद में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि देखो, कंपनी का प्रथम युद्ध जो होता है वो 1757 में होता है, लेकिन में एक्चुअल में क्या वो युद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन प्रथम युद्ध हम मान सकते हैं कि वो होता है। लेकिन दूसरा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जो कंपनी है, कंपनी ने भारत में वास्तविक युद्ध कौन सा लड़ा था, तो एक्चुअल में जो युद्ध था वो था बक्सर का युद्ध। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको समझना है किस किस के मध्य में हुआ, तो अवध के नवाब के मध्य में हुआ और मुग़ल बादशाह के मध्य में हुआ और बंगाल के नवाब के मध्य में हुआ। जो अवध का नवाब हुआ करता था उस समय वो कौन था? शुजा-उद-दौला था। कौन था? शुजा-उद-दौला था उस समय। और जो मुग़ल बादशाह था वो कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। और बंगाल का नवाब कौन था? तो ध्यान रखना मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम था। इनके मध्य में इन्होंने युद्ध लड़ा और मीर कासिम को बाद में इन्होंने क्या कर दिया, इस बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और अपने हैंडओवर पूरा शासन कर लिया। इस प्रकार से भारतीय यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया। तो अंग्रेज़ों ने जब भारत पर कब्जा किया तो आगे हम समझते हैं आगे इनकी क्या जर्नी रहती है उसको, उसके बाद हम भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डेवलप कैसे हुआ है उसको समझेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हुआ क्या, चूँकि हम जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो अवध का नवाब हुआ करता था और जो मुग़ल बादशाह दिल्ली का हुआ करता था, इन दोनों के मध्य में, मतलब बंगाल पर तो इन्होंने कब्जा कर लिया था, अब चूँकि ये अवध पर कब्जा नहीं करना चाह रहे थे और दिल्ली पर कब्जा नहीं करना चाह रहे थे, तो अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह के मध्य में क्या हुई, एक संधि हुई। उस संधि का नाम है, ये संधि कब हुई, तो ये हुई 1765 में। कब हुई प्यारे बच्चों? 1765 में। और इस संधि को हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। क्या बोलते हैं? इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलाहाबाद में हुई थी। और इस संधि के तहत क्या समझौता हुआ कि अवध का जो शासन है वो अवध के नवाब को दे दिया जाएगा और दिल्ली का जो शासन है वो मुग़ल बादशाह को दे दिया जाएगा। हमें केवल बंगाल पर कब्जा करेंगे और बंगाल के तहत ही अपना शासन करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने ये संधि कर ली 1765 में। तो आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई है? 1765 में। किन के मध्य में हुई है? तो अंग्रेज़ों के मध्य में और मुग़ल बादशाह के मध्य में और अवध के नवाब के मध्य में। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, चूँकि पढ़ना है हमें कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है उसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको इतना समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये तो रहा अंग्रेज़ों का इतिहास कोर्स। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है। राइट, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप हेडिंग डालिए, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि भारत के संविधान का विकास, भारत के संविधान का
विकास। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ हम जानते हैं कि 1764 और 65, तो मैं यहाँ पर सीधे 1765 की जर्नी को प्रारंभ करता हूँ। 1765 से लेकर के 1772 तक प्यारे बच्चों बंगाल पर कंपनी का शासन हो गया। किसका शासन हो गया? कंपनी का शासन हो गया। तो उस समय कंपनी का जो गवर्नर हुआ करता था प्यारे बच्चों, वो कौन था? तो ध्यान रखना है आपको, लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था इस समय, यानी कि 1765 से लेकर के 1772 के मध्य में। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि 1772 के बाद में क्या हुआ? ये जो लॉर्ड क्लाइव था इसने क्या किया? इस बंगाल में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया और बहुत सारा बंगाल को लूटा। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि भारत की लूट किसके शासनकाल को कहते हैं? तो इस लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इसने बंगाल की जनता के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया और यहाँ का जो खजाना था उसको लूट करके इंग्लैंड भेजा था इसने। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? भारत की लूट के नाम से इसकी जो कार्यकाल है वो जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये भारत की जो लूट है इसका पता, या आप ये कहते हैं इसने बहुत ज़्यादा करप्शन कराया था इंडिया में कंपनी के अधीन। कंपनी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब जो कंपनी थी वो क्या थी? जो महारानी थी उसके अंडर के तहत यहाँ काम कर रही थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसके अंडर के तहत काम कर रही थी, ये जो व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं देखा जाए जो कंपनी के मालिक हुआ करते थे उनके अधीन काम कर रहा था। तो उस कंपनी के मालिकों को ये बताता नहीं था और यहाँ पर क्या करता था? करप्शन करता था। वो पैसा छुपा करके वहाँ लंदन भेजता था, अपनी प्रॉपर्टी बना लेता था। तो इस प्रकार से कंपनी को यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। प्लस यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी का जो पद था उसका दुरुपयोग कर रहा था। तो इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए अब आपको यहाँ समझना है थोड़ा सा चीज़ों को कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा टाइमिंग है वो क्या है? 1772 की बात कर रहे हैं। 1772 में एक घटना घटित होती है। उसी समय क्या घटना घटित होती है कि उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था प्यारे बच्चों, वो था जॉन नॉर्थ था। कौन था? जॉन नॉर्थ। प्यारे बच्चों, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस जॉन नॉर्थ ने क्या किया? जॉन नॉर्थ ने एक गुप्त समिति का गठन किया, गुप्त समिति, सीक्रेट कमेटी का गठन किया। और इस गुप्त समिति ने सिफारिश की इस जॉन नॉर्थ से। सिफारिश क्या की प्यारे बच्चों? सिफारिश ये की कि ये जो व्यक्ति है लॉर्ड क्लाइव, वो क्या कर रहा है? धन को लूट रहा है, लेकिन हमें नहीं बता रहा है, ये अपने निजी स्तर पर काम कर रहा है और करप्शन फैला रहा है। तो इसी उद्देश्य से इस जॉन नॉर्थ ने या ब्रिटिश की संसद ने क्या किया? इस व्यक्ति के अधिकारों को कम करने के लिए एक एक्ट भेजा। क्या भेजा? एक्ट भेजा, या हम कह सकते हैं बहुत सारे एक्ट भेजे, है ना। अभी तो शुरुआत में एक एक्ट भेजा होगा। तो जो एक्ट भेजे गए थे प्यारे बच्चों, वो दो तरीके से आए थे भारत में। यानी जो अधिनियम थे भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में हम जो पढ़ते हैं वो दो तरीके से आए थे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाला जो अधिनियम थे वो पढ़ेंगे हम। एक था जो ब्रिटिश संसद होती थी उसके अधीन आने वाले अधिनियम थे, जिसे हम भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सभी अधिनियमों को हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने गुप्त समिति ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो गुप्त समिति ने क्या किया? चूँकि हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का विकास, तो भारतीय संविधान का विकास दो पहलुओं से हम पढ़ने वाले हैं। एक जो पहलू रहेगा वो रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास, यानी कि अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। प्यारे बच्चों, तो अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ? एक पढ़ेंगे हम अंडर द ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ उसको जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी अंडर में क्या हुआ एक्ट बनता है, वो एक्ट जो बनता है वो किस समिति की सिफारिश पर बनता है? तो गुप्त समिति की सिफारिश पर बनता है। गुप्त समिति ने सिफारिश की, उसके बाद में ब्रिटिश संसद ने क्या किया? जॉन नॉर्थ के कहने पर एक कानून भेजा यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो हमारे भारतीय संविधान का जो प्रथम एक्ट माना जाता है वो यही है प्यारे बच्चों। क्या है? यही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो कुछ बिंदु हैं, जो भी इनके अधीन जो भी एक्ट आए हैं, उन सब के एक साथ में यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, जिससे कि वीडियो का जो टाइमिंग है वो बच जाएगा और जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों,
देखिए इसको थोड़ा मैं पॉज करके इसको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको कंटिन्यू करता हूँ। प्यारे बच्चों देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब शासन करना प्रारंभ कर दी, तो भारत में शासन करना प्रारंभ करने के बाद में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही भारतीय संविधान के कुछ क्या हुए एक्ट आए, जो कि ब्रिटिश संसद ने बना करके भेजे। तो किस प्रकार से यहाँ पर काम किए उनके बारे में जानते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं सबसे पहले जो भारतीय संविधान का विकास हुआ है उसमें जो पहलू रहता है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और रहता है ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल देखते हैं अभी किसको, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से भारत में एक्ट या अधिनियम लागू किए उनको समझते हैं। जो ये अधिनियम जो आ रहे हैं वो सब किसकी सिफारिश पर आ रहे हैं, ब्रिटिश संसद की सिफारिश पर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप समझिए, सबसे पहले भारतीय संविधान का प्रथम जो अधिनियम आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है, इसके तहत भारत में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसको हम जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने देखा जाता है कि भारत में आने वाला प्रथम एक्ट या भारतीय संविधान का प्रथम एक्ट किसे कहा जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ही कहा जाएगा। और भारत में आने वाला प्रथम अधिनियम कौन सा हो जाएगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट ही हो जाएगा। दूसरा, ये जो अधिनियम आया था तो बंगाल का जो गवर्नर था, उस बंगाल के गवर्नर को इन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था। क्या कर दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। प्यारे बच्चों आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल यानी प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वारेन हेस्टिंग्स था। मतलब यह हुआ कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों की यहाँ पर 3 प्रेसिडेंटी थी। कितनी थी, 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी थी, एक तो मुंबई थी, एक मद्रास थी, एक कोलकाता थी, जैसे हम बंगाल कह सकते हैं। क्या थी, एक कोलकाता थी। तो प्यारे बच्चों अभी तक जो क्या हो रहा था, जो कंपनी थी वो केवल कंपनी का जो गवर्नर होता था वो कोलकाता के अधीन ही कार्य करता था, और इसके साथ में अन्य जो सहायक व्यक्ति होते थे वो काम करते थे। जो मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि जो कंपनी की स्थापना की गई थी, तो कंपनी का एक तो क्या था, COD था, एक था COP। जो COP होता था वो क्या था, कंपनी के मालिकों का समूह होता था, और जो COD होता था वो कंपनी के कर्मचारियों का समूह होता था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे, मुंबई और मद्रास में काम करते थे, जबकि कंपनी का जो मेन अधिकारी हुआ करता था वो कोलकाता में बैठा हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या किया कि इनका जो भी कर्मचारी हुआ करता था कंपनी का, वो एक ही कर दिया, जिसका नाम कर दिया गया, इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो ध्यान रखना है, वारेन हेस्टिंग्स बना। किस अधिनियम के तहत बना, तो ध्यान रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बना। इसके बाद में हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बंगाल में द्वैध शासन जो प्रारंभ किया था, बंगाल में द्वैध शासन, तो हम जानते हैं लॉर्ड क्लाइव के बारे में। जो लॉर्ड क्लाइव था प्यारे बच्चों, उसका जो शासन है वो कितना कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो हमने देखा 1765 से लेकर के लगभग 1772 तक हमने देखा था। तो लॉर्ड क्लाइव ने इस 1765 से 1772 के मध्य में द्वैध शासन भारत में लगाया था, यानी बंगाल में लगाया था द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या होता था, जो कंपनी के पास में क्या था, जो वास्तविक मामले होते रेवेन्यू वसूलने के वो कंपनी के पास थे, और जो लोकल वाले रेवेन्यू वसूलने के मामले होते थे वो किसके पास होते थे, जो भी नवाब होता था उसके पास में होते थे। तो एक्चुअल में जो शक्ति होती थी वो किसके पास थी, कंपनी के पास होती थी, ये इसके अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पर इस एक्ट के तहत क्या हो रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ध्यान रखना है, वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। प्यारे बच्चों आगे समझते हैं, इसी अधिनियम के तहत यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1700 अधिनियम के तहत 1774 में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई प्यारे बच्चों, कोलकाता में की गई। कहाँ पर की गई, कोलकाता में। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो इस सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य थे, तो इसमें कुल 4 सदस्य थे। इन 4 सदस्यों में से एक मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था एलिजा इम्पे, और अन्य सहायक न्यायाधीश थे। अन्य सहायक न्यायाधीश कौन कौन से थे, तो एक तो लॉर्ड हाइट था, एक था लॉर्ड चैम्बर्स था, एक था लॉर्ड लिम्बेस्टर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 3 व्यक्ति ये क्या थे, इसके सहायक न्यायाधीश थे, और जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था, तो एलिजा इम्पे था। ये आपको ध्यान रखना है। यानी भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ 1774 में कोलकाता में की गई, जिसका चीफ जो था वो कौन था, एलिजा एम्पी था। अन्य 3 सहायक न्यायाधीश भी थे इसके साथ में, जो आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों हम समझते हैं इसी अधिनियम में कुछ कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ एक्ट और आए, जिनका नाम है 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम ये भी ब्रिटिश संसद की सिफारिश पर, एक व्यक्ति है वहाँ पर पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करता था, एडमंड वर्क, एडमंड ने सिफारिश की थी कि इसमें कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए यह अधिनियम आया। इस अधिनियम को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, इस अधिनियम को ही हम जुडिशियल एक्ट कहते हैं, ध्यान रखना है। मतलब इसका जो नाम है, उपनाम वो पूछ लेता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1781 का जो संशोधन अधिनियम है उसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, और इसी का ही नाम हम दे रहे हैं जुडिशियल एक्ट। इस जुडिशियल एक्ट जो है वो क्यों आया है, तो आपको ध्यान रखना है जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए आया था। इसके बाद में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या हुआ कि यहाँ पर इसमें भी वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, बहुत सारा करप्शन किया। करप्शन करने का जो रीज़न था वो क्या था कि जो वारेन हेस्टिंग्स था वो गवर्नर जनरल के पद पर था, तो गवर्नर जनरल के पास में जो राजनीतिक मामले होते हैं प्यारे बच्चों, क्या राजनीतिक मामले प्लस व्यापारिक मामले, ये दोनों मामले जो होते हैं, दोनों जो भी होते हैं वो एक ही व्यक्ति को दे दिया गया, यानी एक ही व्यक्ति इन दोनों मामलों को संभाल रहा था। तो राजनीति को भी देख रहा था प्लस व्यापारिक को भी देख रहा था। तो इसने इतना करप्शन किया कि ये भी क्या कर रहा था, कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, कंपनी के जो मामले थे वो 2 भागों में विभाजित कर दिए गए। 2 भाग कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, तो एक तो है व्यापारिक जो भी मामले थे, और एक है राजनीतिक मामले। तो जो व्यापारिक मामले थे प्यारे बच्चों वो BOD के पास कर दिए गए, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कर दिए गए, और जो राजनीतिक मामले थे वो बोर्ड ऑफ काउंसिल के पास कर दिए गए, BOC के पास कर दिए गए। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक मामले का मुखिया होता था वो अलग व्यक्ति हो गया था, और जो व्यापारिक मामले का मुखिया होता था वो अलग व्यक्ति हो गया था। उसके बाद में ये इनके ऊपर बैठा था वारेन हेस्टिंग्स। इससे क्या होता था, करप्शन थोड़ा सा कम हो गया था। इस उद्देश्य से क्या हुआ, इसको यह अधिनियम बनाया गया। तो प्यारे बच्चों 1784 को आपको ध्यान रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके बाद में क्या होता है, कंपनी के अधीन आने वाला जो दूसरा एक्ट था वो था चार्टर एक्ट 1793, यानी राजलेख अधिनियम 1793। तो राजलेख अधिनियम 1793 के तहत प्यारे बच्चों क्या क्या प्रावधान किए गए उसको थोड़ा समझिए। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं उनको भी ध्यान में रख करके इसको आपको अध्ययन करा रहा हूँ। तो देखिएगा, जो चार्टर एक्ट 1793 के तहत भारत में क्या क्या प्रावधान किए गए तो हम देखते हैं। ये जो कंपनी थी, कंपनी का जो व्यापारिक मामला था यानी व्यापारिक अधिकार था वो अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी सबसे पहला राजलेख अधिनियम 1793 तक क्या काम किया गया कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो क्या हो गया, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा क्या काम जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो भी ब्रिटिश कानून होते थे वो सभी भारतीय भाषाओं में अनुवादित किए गए। ये थोड़ा फोकस ध्यान रखना कि भारतीय भाषाओं में जो ब्रिटिश कानून थे उनको अनुवादित किया गया किस एक्ट के तहत, तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत। चार्टर एक्ट 1793 के तहत ये 2 बिंदु आपको ध्यान रखने इस अधिनियम के तहत। अब इसके बाद में तीसरा अधिनियम आता है कंपनी के अंतर्गत ही, तो वो कौन सा अधिनियम आता है प्यारे बच्चों, तो वो आता है चार्टर एक्ट 1813, यानी कि राजलेख अधिनियम 1813। राजलेख अधिनियम 1813 के तहत भारत में क्या क्या प्रावधान किया गया उसको समझिए। तो वो है कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन अपवाद में आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि चीन के साथ में 20 साल के लिए व्यापार बढ़ा दिया गया और भारत में चाय का जो व्यापार था वो खुला रहेगा अगले 20 साल के लिए। ये यहाँ पर इसकी तहत मंजूरी दी गई, किसके तहत, राजलेख अधिनियम 1813 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है इस अधिनियम में और क्या है इम्पोर्टेंट, ये हो सकता है कि जो पहली बार शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान किया गया, किस अधिनियम के तहत पहली बार शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान किया गया, तो प्यारे बच्चों पहली बार 1 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। ठीक है। और तीसरा बिंदु इसमें आपको ध्यान रखना है कि ईसाई